Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's start with our today's lecture. And as you all know, we are on series of idioms and phrases. So today we shall be starting with new alphabet, that is alphabet P. So let's continue with it. So for today, the first idiom is Pandora's box. Okay. Pandora in Greek mythology is the first woman who opened a box, and from that box, all the devils came out. All the evil creatures, you can say, or the troubles, or we can say the bad things came out of it. And the thing that was left in it was just the hope that all these things will escape from the world one day. So from that only we have framed the idiom which says Pandora's box. So I have just told you about Pandora. From Greek it has its reference, so you can just learn about it. You if you have heard the story तो आपको पेंडोरा नाम सुनते ही दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ग्रीक मैथोलॉजी से कुछ रिलेटेड है। तो उसी से रिलेटेड बॉक्स है, उसने कुछ बॉक्स खोला था जिसके अंदर से सारे इविल क्रिएचर्स बाहर आ रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस idiom हैज इट्स मीनिंग, दैट मीन्स प्रोफिलिक सोर्स ऑफ ट्रबल्स। जब बहुत सारे ट्रबल आने शुरू हो जाए तो आप उसको बोलोगे पैंडोरास बॉक्स। या तो आप बोल सकते हो पैंडोरास बॉक्स, या फिर आप कह सकते हो क्या, यू कैन से मुसीबत का पहाड़। मुसीबतों का पहाड़ सुना होगा बहुत बार सब लोगों ने। हिंदी में बोल देते हैं मुसीबतों का पूरा पहाड़ टूट के आ पड़ा है, एंड इन इंग्लिश वी जस्ट कॉल इट अ बॉक्स। ठीक है, तो बस उसी से रिलेटेड इफ वी आर आस्क्ड टू फ्रेम सेंटेंस, तो व्हाट वी कैन फ्रेम इज introducing a new technology can open Pandora's box, causing great ethical concerns। ठीक है, तो मैंने कल भी एथिकल के बारे में बताया था कि वो एथिक्स होते हैं कि आपको समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए, ह्यूमन का बिहेवियर, प्रॉपरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर कैसा है, क्या गलत है आपके लिए, क्या सही है। तो भाई वही सब चीज़ें हैं जो एथिक्स के बारे में आपको बताती हैं। तो अगर हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो वो क्या होगा, बेसिकली ये एक पहाड़ ही होगा, पहाड़ टूट पड़ना ही होगा, मुसीबत का पहाड़। किसमें? एथिकल कंसर्न्स में। क्योंकि आजकल यू मस्ट हैव सीन पीपल आर वेरी लो वैल्यूड, नॉट वैल्यूड आई विल से, बट मैनरिज्म में देखा जाए तो दे हैव डिग्रेडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। तो बस उसी के लिए आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस which says introducing new technology can open Pandora's box, causing great ethical concerns. Now, moving on to the next idiom, we have the second idiom, which is paper over cracks। अब आप कब किसी चीज को कवर करना चाहते हो तो यू विल जस्ट अप्लाई समथिंग ओवर इट। तो क्रैक्स हैं, क्रैक्स के ऊपर पेपर लगा दिया, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टू हाइड समथिंग, टू हाइड समथिंग। ठीक है, तो विद दिस व्हाट सेंटेंस वी कैन फ्रेम इज, वी कैन फ्रेम दे आर जस्ट papering over cracks in their relationship। Instead of dealing with the real issues। ठीक है, तो आपको क्या बताया है, सेंटेंस बोल रहा है कि
जितने भी सारे लोग हैं इन रिलेशनशिप, वो अपने क्रैक्स को, अपनी कमियों को छुपा रहे हैं इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द रियल इश्यूज। अगर आप मैटर के तहत तक पहुंचोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जैसे ही प्रॉब्लम के बारे में यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, तब क्या हो सकता है, यू कैन ट्राई टू सॉर्ट आउट और यू कैन जस्ट try to come out of all those things. So what we have framed is, we have framed that they are just papering in their papering over cracks in their relationship instead of dealing with the real issue. और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो छुपा के नहीं छुपाई जा सकती। सो पेपर ओवर क्रैक्स मीन्स टू हाइड समथिंग, समथिंग नहीं, टू हाइड प्रॉब्लम लिख सकते हैं इसको, टू हाइड प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के सामने यू आर जस्ट टेलिंग एंड जस्ट बीटिंग द ड्रम्स कि ऐसे 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 हुआ है अलॉन्ग विद द ट्रम्पेट। नहीं, वैसा भी सीन क्रिएट नहीं करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, वी हैव द थर्ड idiom which says part and parcel। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपकी बॉडी में आपका हार्ट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो बस उसी से याद रखना, हार्ट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट। इसको याद रखने का तरीका क्या बताया, इसको याद रखने का तरीका है क्या, पार्ट refers to heart which is essential organ of the body, part which is heart, that is the essential organ of your body. So in order to frame its sentence we can say that यहाँ पर लिख देते हैं, long hours are part and parcel of running business। या तो ये कह सकते हो आप, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इम्पोर्टेंट काम है ही वो करना, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हार्ट का काम हो गया, या फिर आपकी लाइफ में इस दौरान पढ़ाई का काम हो गया। तो इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ इन ऑर्डर टू मेक योर फ्यूचर और योर करियर। उसी से रिलेटेड दूसरा भी हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं क्या, वी कैन फ्रेम regarding the retail and their complaints, so we can say that dealing with customers complaints is part and parcel of the retailing business। ठीक है, तो बस ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो, इजी इजी सेंटेंसेस जो कि एसेंशियल पार्ट हो। एक मैंने आपको बताया आपके पढ़ाई से रिलेटेड, दूसरा जिससे हमने ये याद किया है पार्ट एंड पार्सल, पार्ट रेफर्स टू हार्ट विच इज द मेन ऑर्गन और मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो एक तो यही तरीका हो गया जिससे याद किया, उसी से एक सेंटेंस फ्रेम कर दो, या फिर आप आईएएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड आप फ्रेम कर सकते हो, वरना तो दीज टू आई हैव ऑलरेडी फ्रेम्ड। नाउ moving on to the next idiom, we have the fourth one which says pass the buck। पास द बक का मतलब होता है कि आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड नाउ यू आर पासिंग इट ऑन, अब आपसे नहीं हो रहा, आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वैसा सपोजिटली कोई प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का फेलियर हो गया जिसकी वजह से आप सारा अब अपने ऊपर लोड नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा डांट नहीं खा सकते, तो आपने क्या किया, यू जस्ट टेक इट अवे, मुझे नहीं चाहिए, यू कीप इट। तो वैसा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो उसको क्या, पासिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास कर देते हो तो दैट रेफर्स टू पास द बक। और
इसी से रिलेटेड एक और इडियम है जो कहता है प्ले ट्रूएंट। प्लेइंग ट्रूएंट का मतलब होता है आप यहाँ तो पास कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट अब क्या है, यू आर स्टेइंग अवे, स्टेइंग अवे फ्रॉम ड्यूटी। तो अगर आप ड्यूटी से ही दूर रह रहे हो तो दैट विल बी नोन एज प्लेइंग ट्रूएंट। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम द सेंटेंस वी कैन से दैट stop passing the buck and learn to take the ownership of your mistakes। एटलीस्ट जो आप गलतियां कर रहे हो उसकी भरपाई तो आप ही करोगे ना, कोई और तो नहीं करेगा। तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना इज अ बिग टास्क। तो हर किसी को अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए एंड यू शुड नॉट पास ऑन द बक। या फिर आप कह सकते हो क्या, वी कैन से दैट द मैनेजर passed on the buck to the intern when the project failed। पासिंग ऑन द बक, तो जब भी कुछ चीज़ फेल हो गई है, एक तो वही जो मैंने अभी बताया कि प्रोजेक्ट फेल हो गया था, तो मैनेजर ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा शातिर तरीके से इंटर्न के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। या फिर आप कह सकते हो क्या, अपनी गलती का जो भी भुगतान है यू शुड एक्सेप्ट कि हाँ आई डिड अ मिस्टेक। तो उसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम दीज टू सेंटेंसेस। नाउ moving on forward to the next idiom, we have the fifth one, which says pass the hat around। पास द हैट अराउंड का मतलब होता है टू कलेक्ट मनी। अब इसको याद कैसे किया जाएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे, दिल्ली के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि बहुत सारे शोज चलते रहते हैं, लोग सर्कल बना लेते हैं वहीं पर एंड देन दे पुल ऑफ देयर हैट, और फिर वो अपनी हैट लेकर के दे जस्ट गो टू एवरी पर्सन सो दैट दे कैन कलेक्ट मनी। देखा है सबने बहुत बार कि बीच में देयर इज एन एक्टर एक्टिंग या जो भी कोई शो कर रहा होता है और यहाँ पर सारे में लोग इकट्ठे रहते हैं। अब इसने पहनी हुई थी एक हैट, अब ये हैट उतार करके, ये हैट से रिलेटेड हमने एक और इडियम किया था पहले, बहुत पहले किया था, याद करना। हाँ, तो अब इसने पहनी हुई है एक हैट, ये हैट नाउ ही विल रिमूव। जब ये हैट रिमूव करेगा तो ये हैट यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह पास होगी। ये पास क्यों होती है, ताकि जितने भी लोग हैं दे कैन डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई 10 रुपीज़ ही डोनेट करे या हर कोई 100 रुपीज़ ही डोनेट करे, ठीक है, ये अपनी मर्जी होती है कौन कितने पैसे डोनेट कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड आपको याद रखना है क्या, पास द हैट अराउंड। In order to frame its sentence, we can say that after the concert, they pass the hat around to local म्यूजिक स्कूल। ठीक है, तो वही पैसे कलेक्ट करने के लिए उन्होंने हैट पास कर दी लोकल म्यूजिक स्कूल के लिए। या फिर आप क्या कह सकते हो, वी कैन से दैट आफ्टर द कॉन्सर्ट दे पास द हैट अराउंड टू, अराउंड फॉर डोनेशन लिख सकते हैं, अराउंड फॉर डोनेशन टू लोकल म्यूजिक स्कूल।
Or another sentence that we can frame is okay. यहाँ तो नहीं आ पाएगा, ये आ जाएगा आ जाएगा. Okay, you can shift it here. Here we can frame the other sentence. All right. Okay. So now, in order to frame the another sentence, we can say that the team passed the hat around in order to नहीं, in order to help, in order to cover, let's say, in order to cover their teammates medical expense. ठीक है. So passing the hat around. I hope this idiom is very clear to you. Also, इसके ऊपर जो सेंटेंसेस फ्रेम किए जा सकते हैं, दो सेंटेंसेस कैन बी, जब आप लोग मिलजुल कर खाना खाने के लिए जाते हो तो यू ऑल कलेक्ट मनी फर्स्ट एंड देन यू सी कि कितना बजट है हमारा एंड देन यू गो. अगर आपने कोई फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो यू फर्स्ट पास ऑन दी हैट, जिसको जितना डालना है वो डाल सकता है एंड देन यू मूव ऑन फॉरवर्ड. ठीक है. तो वो सब भी होता है. क्योंकि ये जो फ्रेशर पार्टी या फिर जो फेयरवेल पार्टी होती हैं, दीज पार्टीज आर क्वाइट ऑफिशियल, तो इसके अंदर जो अमाउंट होता है दैट इज यूजुअली स्पेसिफाइड. हाँ, अगर ये किसी धर्म कर्म का काम हो रहा होता तो यहाँ पर जो अमाउंट होता है वो नहीं होता, स्पेसिफाई अमाउंट नहीं होता, जितना आपको डालना रहता है आप डाल सकते हो. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द सिक्स्थ इडियम which says pay lip service. पे लिप सर्विस का मतलब होता है कि सामने से यू आर अग्रीइंग कि हाँ ठीक है हम कर देंगे हम कर देंगे, बट बाद में यू डिडंट टर्न अप. जैसे पिछले वाले के अंदर यहाँ पर समवन वांटेड योर पैसा टू कवर अप द मेडिकल एक्सपेंसेस. इन फ्रंट ऑफ देम यू आर सेइंग हाँ ठीक है विल पे विल पे विल पे, बट आफ्टरवर्ड्स यू डिडंट टर्न अप. तो उसी को बोलते हैं क्या, पे लिप सर्विस. तो जैसे वी कैन राइट डाउन व्हाट, showing not approval, not showing, we can say agreeing with someone but later on you didn't turn up. ठीक है. तो सामने से तो आपने बोल दिया हाँ ठीक है, बट लेटर ऑन यू आर नॉट टर्निंग अप. सो वी कैन से दैट the politician paid lip service to cause but her voting record showed a different story. ठीक है. तो सामने से दिखा दिया कि हाँ हाँ हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं आपके लिए, बट लेटर ऑन दे डिड नॉट टर्न अप. ऑल राइट. सो
इसके लिए आप लिख सकते हो, या तो ये लिख लो या फिर आप कह लो saying they agree but they don't support it. ठीक है, तो ये you can write it down. Okay, now moving on to the next idiom, we have the seventh idiom which says pay on nail. पे ऑन नेल का मतलब होता है आपने एकदम से पेमेंट कर देनी है, कोई डिले नहीं करना पेमेंट में, कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू पुट ऑन द कैश एंड देन यू पेड, कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं देना, जितना देना था सारा एक साथ दे दो। तो आप लिख सकते हो क्या, पे प्रॉम्प्टली। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द बायर paid on nail for this expensive artwork. ठीक है, सो पेड ऑन नेल फॉर द एक्सपेंसिव आर्टवर्क। तो जैसे आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ खरीदने जाते हो, जैसे आप बिस्किट खरीदने गए, तो ये थोड़ी करते हो कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो कि 1 रुपया आज ले लो, कल बाकी के पैसे ले लेना, एक आज ले लो, कल बाकी के ले लेना। ऐसे नहीं होता। इफ़ यू आर बाइंग अ पैकेट ऑफ बिस्किट, 10 रुपी बिस्किट, so you just need to pay the whole amount. So that refers to paying promptly. All right. Another sentence that we can frame is the company insisted that the customers pay on nail for their services. There are certain companies जो लोन पर थोड़े बहुत आगे पीछे पैसे करने पर थोड़ा अलाउंस नहीं देती हैं, दे डू नॉट सेल देयर सर्विसेज। तो उससे भी रिलेटेड जो है आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस ओवर हियर। सो पेइंग ऑन नेल, अब इसको याद कैसे किया जाएगा, जो नेल होती है दैट इज बेसिकली अ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा ही सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस एरिया होता है नील का दैट इज वेरी स्मॉल। तो क्योंकि स्मॉल सरफेस एरिया है तो आप पे कर रहे हो स्मॉल अमाउंट, स्मॉल नेल स्मॉल होती है, आपको पे करना है तो आपको पे करना है स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट तो आप कैसे पे कर दोगे, चुटकियों में पे कर दोगे। तो वहीं से आप मीनिंग याद कर लेना कैसे, पे ऑन नेल मतलब पे प्रॉम्प्टली। कैसे, नेल हैज अ स्मॉल सरफेस एरिया एंड पेइंग अ स्मॉल अमाउंट कैन बी डन वेरी क्विकली। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द एट्थ इडियम which is pedal to metal. पेडल टू मेटल का मतलब क्या हो गया, ड्राइव वेरी फास्ट। अगर आप अपनी कार पर रेस देते हो तो एकदम स्पीड पकड़ लेती है कार। ठीक है, सो वी कैन से दैट व्हेन द सिग्नल टर्न ग्रीन, when the signal turned green, she pedaled the metal and sped off, भाग गई। यही तो हुआ है ना। तो जब सिग्नल ग्रीन हुआ उसने क्या किया, शी pedaled the metal, pedal to metal, sorry, she pedaled to metal and she ran off। यहाँ पे लिख लो टू metal and she sped off। या फिर आप क्या कह सकते हो, we can say that the team, यहाँ पे भी लिख लो put pedal to metal to meet the tight deadline। ठीक, pedal to metal,
बहुत ही इजी से सा था। पेडल टू मेटल, पेडल से याद हो जाना चाहिए क्या, कि बहुत ही ज़्यादा आप चल रहे हो, तेज कहीं पर चीज़ हो रही है, तो पेडल आप कब मारोगे, पेडल टू मेटल, जब आपको तेज 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 चलना होगा तब आप पेडल टू मेटल कर दोगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द नाइन्थ वन विच सेज पेल मिल मैनर। पेल मिल मैनर का मतलब होता है कंफ्यूज स्टेट। कोई सी भी अगर स्टेट बोली जाए तो उसको बोलोगे आप कंफ्यूज स्टेट। अब बोल के देखो, पेलमेल पेलमेल पेलमेल, कंफ्यूजन सा हो रहा होगा बोलने में, तो बस वहीं से याद करना है क्या, कंफ्यूज स्टेट। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द चिल्ड्रन ran in pell-mell manner in the park, laughing, in the की जगह you can do around the park, laughing and shouting, around the park laughing and shouting, so pell-mell manner। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, we can say that the protesters rushed into streets in pell-mell manner, causing traffic chaos। पेल-मेल मैनर का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्टेट के अंदर जब आप दौड़ लगाते हो, इधर उधर भागते हो, तो उसको बोल रहे हैं पेल मेल मैनर, कंफ्यूजन के अंदर भाग रहे हो, पेल मेल पेल मेल पेल मेल। सो आप अगर बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये ट्रिक है याद करने की। और यहाँ से पेडल, और पेडल से ही आपको क्या करना है, फास्ट। ठीक है, तो ट्रिक्स भी लिख दी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव the 10th one which says pick to pieces, मतलब to analyze critically। अगर आप कोई चीज एनालाइज कर रहे हो, पिक का मतलब ही हो गया एनालाइज। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज भी होता है एक, पिक एंड चूज भी आएगा एक। तो पिक टू पीसेस का मतलब हो गया टू एनालाइज क्रिटिकली। सो वी कैन से दैट द एडिटर picked the manuscripts to pieces and made certain changes। So this refers to pick to pieces, या फिर and made certain changes, या फिर आप कह सकते हो क्या, we can say demanding major changes। क्योंकि क्रिटिक है ना, तो क्रिटिक क्या ही करेगा, चेंज ही करवाएगा। आपका बताया हुआ उसको पसंद नहीं आ रहा, तो ही विल अल्टीमेटली लीड टू द चेंजेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव 11th idiom which says pick on to someone, मतलब ट्रीट बैडली। ये आपने बहुत सुना होगा अपने घर में, स्टॉप पिकिंग अप ऑन, स्टॉप पिकिंग ऑन टू योर लिटिल ब्रदर, या फिर द बॉस ऑलवेज पिक्स ऑन मी फॉर, पिक्स ऑन मी फॉर एवरीथिंग।
सो पिक ऑन समवन का मतलब हो गया टू ट्रीट बैडली. तो जैसे स्टॉप पिकिंग ऑन टू योर लिटिल ब्रदर हो सकता है, या फिर द बॉस ऑलवेज पिक्स ऑन मी फॉर एवरी minor mistake you can say, or major mistake, for every major mistake. So this refers to pick on someone, and this is your PYQ. You can mark this idiom as important because it is your PYQ. Moving on to the next idiom, we have the 12th one, which is played ducks and drakes. Whenever you spend lavishly a large amount of money, बिना सोचे समझे जब आप खर्च कर देते हो, तो what idiom you will use? You will be using played ducks and drakes. मतलब लिख लो उसका spend lavishly. ठीक है, तो जब आप बिना सोचे समझे खर्च कर दोगे तो you will be using played ducks and drakes. We can say that he played ducks and drakes of his inheritance, blowing it all on lavish parties. There are some people who love spending large amount of money. तो जितना मिला था पूर्वजों से सारा कहाँ खर्च कर दिया? They have almost wasted it in lavish parties. I believe parties are a waste of money. So for me, it is like blowing it all on lavish parties. इसी idiom से related, there's one more idiom which says penny wise and pound foolish. मतलब जब छोटा छोटा खर्चा करना होता है तो यू आर थिंकिंग वेरी डीपली करना चाहिए कि नहीं, बट जब लार्ज अमाउंट ऑफ खर्चा करना होता है तो यू बिकम फुलिश. तो पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, स्मॉल अमाउंट ऑफ खर्चा करने के लिए इन ट्रिवियल थिंग्स यू आर बीइंग केयरफुल, वेर एज इन अदर थिंग्स यू जस्ट वेस्ट money. So careful in trivial spend and wasteful in large amount. So in order to frame its sentence, we can say that buying cheap and low quality construction material is penny wise and pound foolish. सोचो, सारा खर्चा घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सारा जितना भी मटेरियल्स था सारा सस्ते में ले लिया, और जब घर बन गया है so everything started coming out, so it is nothing. अब now you will have to invest more and more amount of money for its repairment. तो बस उसी से रिलेटेड हमने सेंटेंस बनाया क्या, ट्रिवियल खर्चा करना था तो यू वर बीइंग वेरी केयरफुल, एंड नाउ व्हेन इट इज asked to pay pounds you are acting foolishly. So we can continue with this as well, pound foolish, if it leads to
structural down the line. ठीक है. All right. If it leads to penny wise, oh, penny wise and pound foolish. ठीक है. So this was also your one of the PYQs. You can write it down. PYQ. So every day we are covering one PYQ. So this was all for today, and for your information, the things that we are covering over here are more than sufficient for your ISS examination. So you can completely rely on our topics and PDFs and whatever we are study material that we are sharing it with you. So thank you and keep watching to our channel. Do subscribe to our channel and stay healthy.